Hello children, we are going to begin this poem Amanda. This is prescribed for class 10 for CBSE. It is in the book First Flight. In this module, we will be doing complete explanation of the poem along with its summary, theme, central idea, line-wise elaboration, and I'll be telling you how to prepare for exams because I will be also dealing with all sorts of points, all sorts of points of view that come इन दिस पोएम. तो हम देखेंगे कि हम पूरी की पूरी पोएम में किस किस तरह के पोएट हमें सोचने पे किस किस तरह से पॉइंट्स देता है सोचने के लिए, और एग्ज़ाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, आप उसको कैसे आंसर करेंगे. सबसे पहले पोएम बिगनिंग करने से पहले आप ये स्लाइड देखिए, बिकॉज ऑल ऑफ़ यू आर चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ़ यू वुड बी टीनेजर्स. तो प्रॉब्लम्स ऑफ अ टीनेजर क्या होती हैं? आई हैव रिटन सम लाइन्स. आई डोंट माइंड इफ माई रूम इज़ अ बिट मोर मेसी. इट्स सो कूल टू चिल आउट विद फ्रेंड्स ऑल डे. Why don't my parents try to understand? I just don't want to talk to anyone. Leave me alone. Mom's always telling me to behave better. And dad thinks I'm worth nothing. शायद आप सभी चिल्ड्रन जो भी टीनेजर्स होते हैं उन सब के साथ लाइफ में तकरीबन रोज़ या मे बी वंस अ वीक ऐसा कुछ ना कुछ होता है. आपको लगता है कि पेरेंट्स आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आप पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे हैं. यू फील वेरी बाउंड, यू फील वेरी सैड, देर इज़ सो मच टू डू. आपको बहुत बहुत सारी चीज़ों के बीच में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है. उधर आपके ग्रेड्स और मार्क्स हैं, कहीं पे आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपको उनके जैसा होने का मन करता है. एग्ज़ाम्स का प्रेशर है. फिर कोई आप कभी कभी लगता है कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करता या करती, और शायद मैं ऐसे बेटर लगूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ. एक सेल्फ़ इस्टीम होती है, वो मुझसे लड़ता है या लड़ती है, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया. और एक साथ में प्रॉब्लम आती है बुलिंग की. कई लोग आपको परेशान कर रहा है, कोई डरा रहा है. तो ये ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टीनेजर्स में बेसिकली आप इस एज में यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ ग्रोन अप. तो पेरेंट्स की और सभी ग्रोन अप्स की एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं. ये ऐसा फेज़ होता है टाइम का. इट कम्स इन एवरी वंस लाइफ. Every adult has gone through it. So never think that it is only happening to you. It happens to everybody, and this is the most important phase in your life because this is where you have the maximum energy to do anything. And in this way, that is why there are so many challenges and distractions also. The more energy, the more distractions, the more tendency to get distracted. And because of this tendency to get distracted, you find challenges मोर दैन दिस सीम, दे आर एक्चुअली देयर. तो ये नहीं है कि कोई आपको समझता नहीं है, ये है क्योंकि आप में एनर्जी ज़्यादा है काम करने की, इसलिए ये सब आपके साथ होता है. तो इन दिस टाइम आपको अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज़ करनी है. आपको रियलाइज़ करना है कि आपको लाइफ में करना क्या है. यहाँ पे इस पोएम में हम देखेंगे कि एक बच्चा है, देयर इज़ अ गर्ल अमांडा, पॉसिबली शी इज़ योर एज. कई लोग उसको ये मान के चल रहे कि वो 12 या 13 ईयर्स की है. वट्स एवर इट इज़ ईदर अर्ली टीनेजर और इट इज़ द प्राइम टाइम ऑफ टीनेज, दैट इज़ 15 to 16 years. She must be somewhere between 12 to 16 years and she faces problems from her parent, possibly her mother और मे बी फादर, ये भी क्लियर नहीं है. लेकिन डेफिनेटली अमांडा के जो पेरेंट हैं वो उसे इसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे आपको लगता है कि आपसे हर टाइम घर में लोग बात करते हैं, घर फैमिली मेम्बर्स बात करते हैं. तो अमांडा के मन में क्या चल रहा है हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पेरेंट और टीनेजर का जो गैप होता है वो इस पोएम में दिखाया गया है. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम, ये जो पोएम है, इट इज़ नॉट फॉर चिल्ड्रन, इट इज़ मोर फॉर पेरेंट्स. एज अ टीचर और एज अ पेरेंट मैं भी ये कहूँगी कि दिस पोएम इज़ अ मस्ट रीड फॉर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स को ये पोएम सुनाइए या ये वीडियो दिखाइए. एंड एक बारी कभी कभी पेरेंटिंग के टाइम पे एज अ पेरेंट हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या कहीं हम गलत तो नहीं है, या बच्चे के साइड पे आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है. सो गो अहेड, रीड दिस पोएम, अंडरस्टैंड दिस पोएम, listen to this video properly, and if you feel it is worth it, do show it to your parents also. Share the link with them so that they also see, and possibly through this poem I can bring about a change in parent children relationship in every family, or at least in those families who all are listening to me right now. Anyways, now I proceed. So this poem is a 25 line poem. पहले मैंने लाइन्स को नंबरिंग करी है ताकि आपको समझने में ईजी हो. तो फर्स्ट स्टैंजा मैं स्टैंजा वाइज रीड करूँगी.
I request you to pause the video and read the entire poem once silently. I hope you understood the poem silently by reading yourself. Even if you haven't, now I am reading, so you can pay attention and listen to me. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There's the languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I'm an orphan roaming the street, patting soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? I am Rapunzel, I've not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So we end the poem. पोएम को जैसे मैंने रीड किया, हमें समझना है कि पोएम को हमेशा रीड किया जाता है पंचुएशन के अकॉर्डिंग. ये मैं हमेशा बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज that because of the punctuation we can see that the first stanza is spoken in a very commanding kind of way. So this must be spoken by one of the parents of Amanda. So the parent speaks. सेकेंड स्टैंजा देखो, इट इज़ इन द ब्रैकेट्स. यहाँ से हमें पता लगता है कि दिस इज़ नॉट अ स्पोकन सेंटेंस, इट इज़ नॉट अ डायलॉग, बट बिकॉज इट इज़ इन द ब्रैकेट इट शुड बी द थॉट. और इसकी सेंस से पता लगता है इट शुड बी द थॉट गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ दिस गर्ल नेम्ड अमेंडा. सो इस पोएम का कैरेक्टर है अमेंडा और अमेंडा के पेरेंट. अमेंडा's पेरेंट स्पीक्स द फर्स्ट स्टैंजा. उसको अमेंडा जवाब नहीं देती हैं और Amanda is maybe thinking, and what she thinks is given in the second stanza. Same thing continues. Third stanza, Amanda's parent. Fourth stanza, Amanda's thought. Fifth stanza, Amanda's parent. Sixth stanza, Amanda's thought. And the last stanza, आप देख सकते हैं, stop that sulking at once. Again, this is the final closing line by Amanda's parent. I'll be explaining first stanza, so I've written the first 4 lines. First of all, we are going to note the poetic devices in this stanza, and it is going to go on in every alternate stanza. Amanda word is repeated. अब Amanda नाम है, listener का नाम है. Second word जो repeat हुआ है, that is don't. Don't or Amanda. This shows what is a repetition. Why is repetition being done? To show negativity happening in Amanda's life. There are so many restrictions. Constant nagging. उसका नाम ले लेकर बार बार पेरेंट बोलता है डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट. सारा दिन जो बच्चा डोंट सुनेगा, डू यू थिंक उस बच्चे का मोरल, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट भी करेगा? नहीं करेगा. वो पहले तो वो डरेगा कोई भी एक्शन लेते हुए. उसकी सेंस टू डिसाइड, उसका गट फीलिंग लो वीक होगा. वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी. एंड many parents do not understand that the more you restrict your child, the more fearful he becomes for life. वो डरने लग जाता है, वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाता. अगर हम कोई काम करेंगे, गलतियाँ करेंगे, तभी हम नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव भी करेंगे. अगर हम ये सोच के काम नहीं करेंगे, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि गलत हो जाएगा, मत ही करो, तो वो सही करना कब सीखेगा? फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत कम काम होते हैं जो बिल्कुल परफेक्टली सही होते हैं. बहुत ही रेयर, शायद कोई भी नहीं. तो वाई डोंट वी अलाउ चिल्ड्रन टू कमिट मिस्टेक्स? Let them give a chance. Okay, guiding them about the pros and cons is a different thing, but using the word don't, refraining them from taking initiatives, we are actually cutting their roots. So parents do that, and parents should understand that they should not do this. Now I have given you some meanings. Hunch means to bend and slouching means bending back. Now I'm discussing poetic excellence. I'll just read it out. मैंने आपको main sense I have explained. So let's see, wherever required I'll explain as well. See the second paragraph, the black paragraph. This stanza comprises of lines spoken by a parent to a girl child, Amanda, or poet has begun the poem with the words don't. फर्स्ट वर्ड ही पोएम का डोंट है, ताकि पूरी पोएम में आप जो रीडर है इंस्टेंटली उसके दिमाग में बिल्डअप हो जाता है द एटमोसफेयर गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ अमेंडा.
कौन सा एटमोसफेयर, कौन सी थॉट्स चल रही है अमेंडा के माइंड में? थॉट्स ऑफ डिसलाइक, थॉट्स ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑल्सो मीन्स डिसलाइक, ये वर्ड्स मैंने यहाँ दिए, इनको लर्न कर लो तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू। फियर, डर, उसके मन में डर बिठा रहे हैं। डर किस चीज़ का? कुछ भी नया ट्राई करने से डर, पेरेंट्स की डांट खाने से डर, पेरेंट्स के गुस्से का डर, और डिसइंटरेस्ट, क्योंकि डर है, वो कुछ करना चाहती है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, कर वो सक नहीं रही, उसको अलाउ नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? फियर भी होगा, डिसइंटरेस्ट हो जाएगा, छड्डो परे, मैं करूँगी ही नहीं, इस ये वाली जो फीलिंग आ जाएगी बच्चे के मन में, दिस is what is being introduced to us by using the word don't and by repeating it again and again. तो हमें पता लगता है अमेंडा की लाइफ में क्या चल रहा हो, क्योंकि हमारा भी थॉट अमेंडा का थॉट जैसा बन जाता है राइट फ्रॉम द फर्स्ट आंसर। दिस इज़ पोएटिक एक्सीलेंस। पोएट ने हमारा एकदम से माइंड सेट वहाँ ले आया जहाँ से वो चाहता है कि हम उसकी बात को समझने की तैयारी करें। द पोएट इंटेंड्स टू जनरलाइज हिज व्यू अबाउट एवरी चाइल्ड्स प्रॉब्लम। उसने ये पोएम सिर्फ एक बच्चे अमेंडा के लिए नहीं लिखी, उसने नाम अमेंडा का लिया है, बट इसको जनरलाइज कर दिया कि हर बच्चे की प्रॉब्लम है, हर बच्चे के साथ हो रहा है, हर फैमिली में ऐसा हो रहा है, लेकिन उसने वन नेम लिया है अमेंडा। अमेंडा एक रैंडम नेम है एज एन एग्जाम्पल टू प्रेजेंट द पोएट्स व्यूज। द सो मैनी इंस्ट्रक्शंस, इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस ब्लर्टेड आउट बाय द पेरेंट्स, अचानक से बोली गई एक पेरेंट से, इन द स्टैंजा शो द एक्सटेंट ऑफ प्रेशर। तो मॉडर्न डे पेरेंटिंग में प्रेशर बहुत है। अब ये प्रेशर क्यों है, क्विकली आपको बताऊंगी। दो बातें हैं। हम बच्चों के लिए देखें तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हर फील्ड में एक्सेल करें, कंपटीशन का ज़माना है, ये ना हो कि मार्क्स कम रह जाएं तो कोई अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट मिस हो जाए, ये ना हो कि कोई जॉब मिस हो जाए, ये ना हो कि हमारा बच्चा अच्छा अर्न ना कर पाए, वेल सेटल्ड ना हो पाए, सुंदर ना दिखे, तो ये ना हो कि कोई ये बोल दे कि कैसे आप अपने बच्चों का केयर नहीं करते हैं। बेसिकली पेरेंटिंग हैज़ बिकम अ स्टाइल स्टेटमेंट। हम लोग अपने बच्चों की सक्सेस से अपना सक्सेस, पेरेंट्स अपना सक्सेस शो करना चाहते हैं सोसाइटी को। बिकॉज ऑफ दिस statement that they are creating, this has exerted pressure on children, and we as parents we need to understand that parenting is not about pressurizing children. Parenting is about keeping them happy, comfortable, listening to them, giving them ample lot of time so that they can flourish। वो अपना खिल के अपने अपने कलर्स, अपनी नेचर, अपनी टैलेंट, अगर कोई टैलेंट नहीं भी है तो क्या होगा, एक ऑर्डिनरी इंसान होने में भी तो, एक अच्छा इंसान होना भी तो एक अचीवमेंट है। लेट्स डू दैट मच एटलीस्ट। एक खुश इंसान और एक अच्छा इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। So what is the fun if you become very rich or very successful but you're not happy? So the most important thing is to have good social emotional balance. This is what we are taking away from children. So there's a lot of pressure in modern day parenting, and that is why the parent has too high expectations, lack of appreciation but more of commands for every action that Amanda does. So this was how we all parents possibly do, or children also feel that they are doing. Important points what you need to think over here. Children, do you think Amanda likes being given such instruction? क्या उसको पसंद है ऐसी instructions बनाना? जवाब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसको ज़रा कमेंट बॉक्स में डाल देना ताकि मेरे को भी पता लग जाए कि शायद सभी बच्चे क्या वाकई एक ही जैसा सोचते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे जो अलग सोचते हो। Now, what do you think should be her response to these? If you can type and tell me this answer also in the comment box, it will be really nice of you. And I would also come to know that what you children think actually about such things. So now we proceed to the second stanza. Second stanza is given in the brackets. What we need to note is that this is actually not a spoken line. It is only her thought process, Amanda's thought process. Line number 5, 6 and 7. Poetic device, most importantly, is contrast. फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा धड़ाधड़ इंस्ट्रक्शन चल रही है, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। तो भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, एक बार इसको रीड करती हूँ। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। लैंग्वेज क्या होता है? पीसफुल सा, ठीक है, शांत, जिसमें कोई उछाल नहीं है। एमरल्ड ग्रीन है, सी मतलब लिमिटनेस है। मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे लाइंस जा रही हैं बिल्कुल शांत वाले टोन में। पीछे फर्स्ट आंसर में क्या था? डोंट डू दैट, डोंट डू दिस। कॉन्ट्रास्ट है टोन में, आप समझ सकते हैं। फर्स्ट वाली स्टैंजा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, स्ट्रेस, प्रेशर, इंस्ट्रक्शन, डिशम ऐसे वाला था। सेकेंड स्टैंजा में एकदम से स्पीड स्लो डाउन, एकदम से पीस, एकदम से शांति, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए सब कुछ। ये वाला मेंटल सेटअप है अमांडा का।
इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग टोन यूज़ किया पोएट ने, ये एक पोएटिक डिवाइस है. Stanza 1 and stanza 2 are extremely contrasting in mode of expression. And first stanza shows stressful and negative mood, where the second stanza shows peace, happiness, contentment मतलब satisfaction और spirit of adventure कि भाई हम तो सी पे हैं और यहाँ पे एक मर्मेड की तरह है. तो एन्जाममेंट एक सेकेंड पोएटिक डिवाइस यहाँ पे आपको समझनी है. अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस नहीं समझ में आ रही हैं, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ लिंक ऑन टॉप ऑन दिस पेज. You can click on that and view the list of poetic devices I've explained in a full complete video, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज़रूर दूंगी. सेकेंडली, एन्जाममेंट क्या होती है फटाफट आपको बता भी देती हूँ. पोएम्स जब भी रीड की जाती हैं, वी रीड दम फ्रॉम पंचुएशन टू पंचुएशन. तो पंचुएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पोएम में. मैं इसको रीड करके दिखाती हूँ. लुक एट द रेड लाइन्स. There's a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. आप खुद देखो, इन तीनों लाइन्स के बीच में फुल स्टॉप नहीं है. It is a single sentence, but they are broken into 3 lines. This sentence is broken into 3 lines. ऐसा जब होता है कि हमें कंटिन्यूटी में 2 या 3 लाइन्स पढ़नी पड़े, तब पूरे सेंटेंस का सेंस बने, हम बोलते हैं दैट इज़ एन्जाममेंट. सो 5, 6, 7 तीनों कंटिन्यूशन में पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए. इट इज़ एन्जाममेंट. एल्यूजन क्या होता है? अब इसमें बात आती है मरमेड की. मरमेड हम सब जानते हैं एक फेमस कैरेक्टर है, कार्टून वर्ल्ड का कह लो, मिथिकल वर्ल्ड का कह लो, किसी भी कोई फेमस कैरेक्टर है. जब भी किसी फेमस कैरेक्टर को रेफरेंस दिया जाए, उसके साथ कंपैरिजन हो किसी चीज़ का, तब हम बोलते हैं कि एल्यूजन किया गया है. यहाँ पे सिम्बॉलिज्म के लेवल पर भी मरमेड के साथ उसका एक रिलेशन है, हम वो सब डिस्कस करेंगे. अब सिम्बॉलिज्म क्या होता है? किसी एक ऑब्जेक्ट की बात की है जिसके साथ वो दिखाना चाहता है कि स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ फिज़िकल स्टेट कैसी है, कुछ भी ऐसा दिखाना चाहता है, तब हम सिम्बॉलिज्म की बात करते हैं. फर्स्ट लाइन में लिखा दिस लैंग्वेज एमरल्ड सी. अब वो कहती है कि एक सी में मैं हूँ. सी जो होता है हमेशा बोला जाता है इट इज़ लिमिटलेस, इट इज़ इनफाइनाइट, उसकी कोई एक्सटेंट नहीं होती कि यहाँ से लेके वहाँ तक है. तो सी इज़ अ लिमिटलेस थिंग. तो अमेंडा भी ये सोचती है कि मैं एक इनफाइनाइट एनर्जी या इनफाइनाइट दुनिया है मेरी, मैं एक बहुत बड़ी दुनिया में हूँ. मेरी दुनिया इतनी छोटी सी नहीं है कि मैं एक कॉर्नर में बैठ के मुझे डांट दिया जाए तो मेरी दुनिया वहीं ख़त्म हो जाएगी. सेकेंडली, लैंग्वेज. लैंग्वेज इज़ अ सिंबल फॉर अ स्टेट ऑफ पीस. कहती मेरे मन में तो बहुत शांति है, बड़ा शांत सा उसका मन है, उसमें कोई घिटक पिटक नहीं है, कोई डिशम डिशम नहीं चल रही है. शी इज़ इन अ वेरी पीस ऑफ स्टेट ऑफ पीस. इनफाइनाइट स्पिरिट है उसकी. एमरल्ड सी, ग्रीन कलर. ग्रीन अगर आप वैसे भी देखें, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ प्रोडक्टिविटी. ग्रीन आर प्लांट्स. प्लांट्स सिम्बलाइज प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आपने पढ़ा भी होगा. सो एमरल्ड अदरवाइज ऑल्सो इज़ अ प्रेशियस स्टोन. तो लिमिटलेस भी है सी, एमरल्ड प्रेशियस स्टोन भी है और पीस भी है. तो ये चीज़ें क्या बताती हैं? इसके अंदर कौन रह रहा है? एक मर्मेड जो कि एडवेंचर सिंबलाइज करती है, ब्यूटी सिंबलाइज करती है, मिस्ट्री सिंबलाइज करती है और फ्रीडम. मर्मेड पूरे सी में कहीं भी तैरती है. तो वो कहती है कि उसके लिए वर्ल्ड क्या है? एक पीसफुल सी दुनिया है जिसमें कोई लिमिट नहीं है, जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. एमरल्ड है, प्रोडक्टिविटी उसकी उसमें पूरी भरी हुई है और उसमें एक ही इनहैबिटेंट है, एक ही रहने वाला है. कौन है? एक मर्मेड. वो मर्मेड कौन है? अमेंडा अपने लिए वो सोचती है. और मर्मेड कैसी है? जो सुंदर भी है और जो मिस्टीरियस उसकी लाइफ भी है. लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं. पीपल आर इंटरेस्टेड इन बिफ्रेंडिंग मर्मेड्स, नोइंग मोर अबाउट देम. एंड आई एम ड्रिफ्टिंग. और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ड्रिफ्ट कर रही है. उसको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती उसको गाइड नहीं कर रहा कि तुमने सीधे चला तो सीधे ही चलो. और शांति से, खुशी से, ब्लिसफुली वर्ड होता है, हैप्पीनेस को रिलेट करता है. तो आपने ब्लिसफुली देखी और खुशी से भी रह रही है और पीसफुली भी रह रही है. मैंने वर्ड मीनिंग्स दी, यू कैन रीड देम योरसेल्फ. और पोएटिक एक्सेलेंस इसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया कि ये सारे के सारे अमांडा के थॉट्स लिखे गए हैं यहाँ पे. इन रिस्पॉन्स टू हर पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, इंटिमिडेटिंग बिहेवियर. इंटिमिडेटिंग मतलब दबाने वाला, डरा देने वाला बिहेवियर के रिस्पॉन्स में अमांडा उनको आंसर बैक नहीं करती. शी डजंट क्वारल, शी डजंट आर्ग्यू. She is only absorbing whatever negativity they are giving and she is transforming them into positivity of happiness,
of desire, of hopes, and she's sitting quietly. This is written in brackets. These are hidden or concealed thoughts of Amanda. एक बात, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1, शी डज नॉट आंसर देम बैक. एक बहुत अच्छी बात है. जब आप ओवर प्रेशराइज पेरेंटिंग करते हो, बच्चे को हर टाइम कोई पेरेंट बोलता रहेगा ये कर ले वो कर ले, तो ये नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता, जब ऐसा चलता 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 रहेगा तब क्या होगा? तब क्या होता है? उस वक्त क्या होता है? उस वक्त जो है बच्चा ईदर ही विल आंसर बैक नंबर 1, और व्हाट विल द चाइल्ड डू, और ही विल बिकम ओवरली क्वाइट. यहाँ पे अमेंडा के ऊपर क्या इफेक्ट आया एक्स्ट्रा बर्डनसम पेरेंटिंग का? शी इज़ क्वाइट, शी डजंट स्पीक, शी थिंक्स, शी हैज़ बिकम एन इंट्रोवर्ट. वो अपनी ही लिमिटेड ज़िंदगी में जीने लग गई है. और ये भी हो सकता है शी हैज़ लॉस्ट द करेज टू स्पीक फॉर हर सेल्फ. उसका कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया क्योंकि उसको कोई सुनता ही नहीं. अब वो बोलना ही बंद कर देगी और शायद वो लाइफ में कभी भी अपने लिए बोल नहीं पाएगी. ये भी होता है. अमेंडा हैज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स. Second point to note, she can think about vast sea, emerald, languid and mermaid. वो अपने आप को रिलेट कर रही है mermaids क्योंकि उसको उसके अंदर क्या चल रहा है? उसको फ्रीडम की इच्छा है. she desires to be free. इसलिए वो अपनी लाइफ को सी के साथ एसोसिएट करती है और मर्मेड के साथ. मर्मेड के पास फ्रीडम है और सी के पास कोई लिमिट ही नहीं है, तो वहीं भी जा सकता है. उसको जो चीज़ नहीं मिली वो वही चीज़ अपने थॉट्स में ढूंढ रही है. ये साइकोलॉजी में होता है. जब हम जो चीज़ हमसे ली जाती है हम उसी चीज़ को शो करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है. तो उसके पास लिया गया था उससे फ्रीडम, तो वो एक ऐसी वर्ल्ड में, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जी रही है जहाँ पे उसके पास बहुत सारी फ्रीडम है. डू यू थिंक अमेंडा will be able to cope up with the situation? What is your opinion? Give me your answer in remarks. I hope you're going to be able to write this answer. थर्ड पॉइंट मैं भूल गई. इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पे blissfully. blissfully shows happiness. वो अपनी imaginative world में, but she is very very happy. I hope you're liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. Next stanza again. अब इसको explain इतना नहीं करना पड़ेगा, मुझे आपको पता है. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अगेन रेपिटेटिव इंस्ट्रक्शंस, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे. तुमने ये की क्या तुमने ये किया? इतने सवाल और जवाब कोई भी नहीं. और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अमेंडा के पेरेंट्स फिर इंटिमिडेटिंग है. दे आर वेरी स्टर्न, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी imposing kind of. You all can understand what Amanda is going through. So what does a poet want Amanda to do? To remain clean, to complete, to be perfect, spick and span in appearance, in work, in everything. Why do parents want their children to be such perfectionists? अब मैं पूछती हूँ, क्या सभी पेरेंट्स इतने परफेक्ट हैं? क्या सभी पेरेंट्स के परफेक्ट स्कोर्स आते थे जब वो बच्चे थे? क्या उनके अपने पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज हैं वो कभी नहीं हुए? आर दे परफेक्ट एज husbands or wives? Are they perfect as son-in-laws or daughters-in-law? Or are they sons-in-law, daughters-in-law? Or are they perfect as even as a mother, as a father? Who is perfect in the world? No one. Then why do we expect children to be so perfect? This is what the poet wants us to think. Do all parents speak like that? You are children, you would know better. Let me know about these answers. What will be the result of this kind of nagging? ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था क्या रिजल्ट होगा. जस्ट रिमेंबर दैट. अब इसका जवाब फिर से अमेंडा की थॉट्स में आता है. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. सो वही वर्डिंग डिवाइसेस हैं, कॉन्ट्रास्ट और एंजाममेंट. मेटाफर, अमेंडा कंपेयर्स हरसेल्फ विद एन ऑर्फन. वो अपने आप को कहती है ऑर्फन. सिम्बॉलिज्म, सॉफ्ट डस्ट, पैटर्न, बेयर फीट. This symbolizes a state of peace and high valued creativity and freedom. Meaning of the word hushed is somebody who's made quiet. shh करके किसी को चुप करा देना. और पैटर्न मीन्स कोई पैटर्न्स बनाना या डिज़ाइंस बनाना. यहाँ पे मैं फटाफट से आपको पहले लाइन्स का मतलब समझा दूँ. अब अमेंडा अपने पेरेंट्स इतनी दुखी हो गई है कि वो अपने आप को कहने लगी भाई मैं तो ऑर्फन हूँ, मैं तो बिन माँ बाप की बच्ची हूँ
और मैं गलियों में घूमती फिर रही हूँ, आई एम रोमिंग इन द स्ट्रीट। कम से कम अगर मैं ऐसी बन के रहूँ अपनी सोच में, कम से कम मेरे पास फ्रीडम तो होगी कहीं जाने की। बेसिकली वो अपने पेरेंट्स से इतनी खप चुकी है, शी इज़ सो फेड अप ऑफ देम, शी डजेंट वॉन्ट टू हैव देम एट ऑल। वो कहती है इससे अच्छा मेरे पास पेरेंट्स होते ही ना, आई वुड हैव बीन बेटर एज एन ऑर्फन। जब हम ज़्यादा नैगिंग करते हैं ना बच्चों पे, दे ऑल्सो बिकम थैंकलेस टू वॉट ऑल पेरेंट्स आर गिविंग देम। पेरेंट्स बोलते रहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो करता हूँ, सारा दिन मरता हूँ, पैसे कमाता हूँ, तुम्हें ये ला के दिया, वो ला के दिया, तुम ये मत करो, वो मत करो। अगर हम अपने बच्चे को कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल पिन टू पॉइंट जैसे हम बोले वैसा ही करे, आई थिंक वी आर बीइंग वेरी सेल्फिश एज पेरेंट्स। We need to think, we need to reconsider. And children are only going to be thankless about whatever we are giving them because we are expecting too much. I think when you expect, that's wrong. ठीक है, शायद आप खुद भी अपने ऊपर ये बात लेके सोचें, फिर इतना ना दो अगर आप इतना एक्सपेक्ट करते हैं तो। Anyways, it's a matter of very much of kind of personal choice. I'm just trying to bring about what the poet says. I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. वो कहती है, अभी पिछले स्लाइड में उसको क्वेश्चन पूछा था ना पेरेंट, डिड यू क्लीन योर शूज एंड ऑल, कहती है मेरे को शूज़ चाहिए ही नहीं, आई वॉन्ट माई फीट टू बी बेयर। कम से कम बेयर फीट होंगे, आई विल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड विद माई बेयर फीट। माई फीट विल एक्सप्लोर वेयर इट हर्ट्स टू वॉक बेयर फीट एंड वेयर द वर्ल्ड इज सॉफ्ट। एक्सपोजर मिलेगा ना तो एक्सपीरियंस भी आएगा, मैं नया कुछ सीखूंगी, कम से कम फ्रीडम तो आएगा। माई फीट बेशक वो हर्स्ट होंगे, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स तो हैं ही उनको डराने के लिए। विद माई हर्स्ट बेयर फीट, उनकी को लेकिन कोई आवाज़ नहीं होगी, चुपचाप चलते रहेंगे, उनकी कोई आवाज़ नहीं होगी। ये शूज़ तो आवाज़ ही इतनी करते हैं कि तुम उनको देख लेते हो। एंड आई विल पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और मैं अपने इन पैरों से कुछ पैटर्न्स बनाऊंगी इस डस्ट के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि मैं दुनिया में कुछ करके दिखाऊंगी, अपने आप चलूंगी, अकेली चलूंगी। दिस लाइन शोज अमांडाज ऑप्टिमिज्म, कि वो अपनी लाइफ में कितना कुछ करने चाहती है, बट ओवर नैगिंग और ओवर रिस्ट्रिक्शन की वजह से शी कांट इवन थिंक अबाउट व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। वो कहती है साइलेंस इज गोल्डन, कहती मैं चुप हूँ, एंड आई एम क्वाइट बिकॉज आई एम हैप्पी इन दिस साइलेंस। वाई इज देयर साइलेंस? बिकॉज देयर इज नोबडी स्पीकिंग, देयर इज नोबडी टेलिंग नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दैट। इस तरह का साइलेंस उसको चाहिए। She is happy to have this silence. Why? Because she is an orphan. She wants her parents to be quiet and quiet forever. This shows the hatred she has developed against her parents. The freedom, even if she is an orphan, she says to me that freedom would be sweeter than this state of captivity where she is being rebuked so often. तो मैंने सिम्बॉलिज्म समझा दिया। सॉफ्ट डस्ट क्या दिखाता है, पैटर्न और बेयरफीट क्या दिखाता है, उसकी स्टेट ऑफ पीस। तो सॉफ्ट डस्ट के ऊपर अपने मज़े से जो वो चाहते हैं वो पैटर्न्स बना रही है, और ये हमें ये भी दिखाता है कि मे बी शी हैज़ अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, बट नो वन इज़ लेटिंग दैट क्रिएटिविटी कम आउट। वाई? बिकॉज हर तरफ तो रिस्ट्रिक्शन है, ये मत करो, वो मत करो। So she doesn't want to be repeatedly reminded about clean shoes. She would rather stay bare feet and explore the dust. She wants to be allowed to be free and to explore every opportunity within a raw state. She hates to be overprotected. She wishes not to have any parents rather than being restricted within limits of the parents who control her too much. She yearns for her silence to be valued and understood. She wishes for her freedom to be respected. And the important words here are silence and freedom. ये सबसे powerful words हैं इस stanza के। अब बताओ, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज अमांडा हैव विद हर पेरेंट्स? क्लियर होके आता है फर्स्ट लाइन से, आई एम एन ऑर्फन। इससे पता लगता है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप शी हैज़ विद हर पेरेंट्स। कैसा है? ऑब्वियसली बुरा, बहुत बुरा रिलेशनशिप है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ग्रोन अप्स की है रिलेशनशिप को मैनेज करने की, बच्चा तो बच्चा है। इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ ग्रोन अप्स टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। फिर से वही काम शुरू। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking at you, Amanda? पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये ना खाओ, वो ना खाओ, तुम्हें कितने पिंपल्स हो रहे हैं, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। Yes, they are worried.
Yes, they are worried about your health. They are worried about your beauty, definitely. But do you think that there can be better ways to deal with it? Do you think that perfections can be attained so easily just by nagging? These things should come from inside actually. So इसमें कोई खास पोएटिक डिवाइस है नहीं है, मैं सीधा प्रोसीड करूँगी नोट्स पे, पोएटिक एक्सीलेंस पे. नोट दैट अमांडा's पेरेंट्स स्पीक्स irksome इंस्ट्रक्शंस. मैंने ये वर्ड डाला ताकि आप उसको लर्न कर सको. irksome मीन्स वेरी इरिटेटिंग इंस्ट्रक्शंस. और कैसे कैसे रिमाइंडर्स हैं. चॉकलेट ना खाओ, अपने पिंपल्स याद है तुम्हें? तो मतलब बच्चे ने वो पिंपल्स खुद तो नहीं बनाए. हम बच्चे को ऐसा क्यों बोलते हैं, पेरेंट्स बच्चे को ऐसा क्यों बोलते हैं? तुम्हारे पिंपल्स हो जाएंगे, तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे, तुम्हारा रंग काला हो जाएगा एंड ऑल दिस. व्हाई कांट वी लेट चिल्ड्रन एक्सप्लोर एंड बी नेचुरल, लेट देम. आई मीन क्या हो जाएगा अगर थोड़े पिंपल्स हो भी जाएंगे तो? कितने सुपरस्टार्स ऐसे हैं, आप कभी कैमरा क्लोजअप करके फेस दिखे उनका, तो दे हैव सच अ रूइंड स्किन. These things, I mean, we should allow them to be in their natural state. And ठीक है, overdoing of chocolate is definitely wrong, but there can be better ways to handle this. Again, just the word don't and don't and don't, you know, even एक न्यूबॉर्न बेबी के इन्फेंट के पेरेंट के लिए भी ये बोला जाता है, डू नॉट यूज द वर्ड नो टू मच. नो, डोंट टच दैट, डोंट पुट योर फिंगर इन टू द इलेक्ट्रिक ये प्लग्स जो होते हैं इनमें, या डू नॉट टच. ये नो करने से ज़्यादा उनको आप या तो चीज़ें परे कर दो, उनसे हटा दो, या फिर उनको समझाओ कि ये गलत क्यों है. समझाने वाला काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं प्रैक्टिकली. सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ पेरेंट्स. अमांडा पक चुकी है हर टाइम ये सुन के कि ये नहीं करना वो नहीं करना. पेरेंट ने अमांडा के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाया ही नहीं, इसलिए शी डजंट इवन फील लाइक लुकिंग एट द पेरेंट व्हेन द पेरेंट इज स्पीकिंग. अमांडा टर्न्स अ फेस अवे. क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा कि बच्चा हमारी तरफ देखे भी ना जब हम बच्चे से बात कर रहे हैं तो? समवेयर द पेरेंट इज रॉन्ग इफ दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स. लैक ऑफ एप्रिसिएशन, there's a contention between the two. दोनों में एक रिफ्ट चल रहा है. हाई एक्सपेक्टेशंस है, एप्रिसिएशन है नहीं, मोर ऑफ कमांड्स है. इज़ इट पॉसिबल कि हम बच्चे को, एक 15-16 साल के बच्चे को भगवान तो नहीं बना सकते? सो द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन सीक अ करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, एंड इफ यू डू दैट they'll definitely look at you, because for them there is nobody better to be looking at. What do you think Amanda likes to do? Amanda likes to eat chocolates. And why does the parent not allow to do so? You know that better. Now again the next stanza. So Amanda doesn't look at her parents. She continues to think about herself. फिर से allusion use हुई है, बात हुई है Rapunzel की. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. तो अमांडा क्या बोलती है? कहती है मैं तो रैपुंज़ल हूँ. अपने आप को अब वो रैपुंज़ल से कंपेयर करती है. फेमस कैरेक्टर इन फेरी टेल्स है, इसलिए ये भी एल्यूजन है. हम सबको रैपुंज़ल की स्टोरी पता है. मैंने एक पिक्चर भी लगाई यहाँ पे रैपुंज़ल की स्टोरी की, उसको देखो आपको स्टोरी याद आएगी. रैपुंज़ल के बहुत लंबे बाल थे और उसको एक विच ने कैद किया हुआ था एक हाई बहुत ही ऊंचे टावर में, एंड शी यूज्ड टू लिव देयर ऑल अलोन. एक दिन उसको एक राजकुमार दिखा. समहाउ उसने वो बाल नीचे, उसके बहुत 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 लंबे बाल थे, उसने टावर से नीचे अपने बाल फेंके तो राजकुमार उसके ऊपर चढ़कर आ गया, और वो दोनों उसने फिर राजकुमार के साथ भागने के लिए अपने बालों को ही काटा और उसकी रस्सी बनाई और दोनों वहाँ से भाग गए. तो वो कहती है आई एम रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर. नॉट अ केयर, मैं तो अलग रहती हूँ दुनिया से, मुझे तुम लोगों की कोई परवाह नहीं है. कहती बेशक आई एम aloof in a tower, I am alone, but I am enjoying my life of tranquility and rare. It's a life of bliss, जहाँ पे मेरे पास क्या है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी है.
कहती लेकिन आई विल नॉट डू द मिस्टेक दैट रैपंजल डिड. व्हाट वाज हर मिस्टेक? अकॉर्डिंग टू अमांडा, हर मिस्टेक वाज दैट शी लेट डाउन हर ब्राइड हेयर. उसने अपने बाल नीचे फेंके और वो वापस दुनिया में चली गई, दूसरे लोगों के बीच में रहने चली गई उस राजकुमार के साथ. She says that I will not let down my bright hair. I will never do that mistake of coming and living amongst you people. Here, the immediate people whom she doesn't want to live with is her own family, her own parents. This stanza again shows the height of hatred she has for her family, for her parents, importantly. Amanda desires to live a life of fantasies. She associates herself with Princess Rapunzel, but she doesn't want to seek an escape from solitude like she did. Solitude होता है अकेलेपन से. जैसे रेपेंसिल ने सब कुछ छोड़ के चली गई थी, वो कहती मैं नहीं ऐसा करूँगी. She wants to live, number one point देखो, she wants to live life like a life of fantasy and imagination. She wants to be aloof from a nagging family. वो कहती मुझे ऐसा परिवार नहीं चाहिए, मैं इनसे अकेले रहना पसंद करूँगी because I want peace and rare happiness. She doesn't want any disturbance or intervention in her personal space. The important words here are bright hair and tranquil and rare. तो ये दो मैंने expressions आपको बताए हैं. What does Amanda think is common between herself and Rapunzel? Hair? No. Being aloof. Being aloof. Being separated from the world. Being different from the world is common between Rapunzel and Amanda. Finally, we come to the last stanza, and throughout the poem, the parent has been doing this, and now also the parent continues to nag at Amanda. पेरेंट को पता है कि अमेंडा ना तो उनकी तरफ मुड़ के देखती है, ना उनसे बात करती, ना उनकी बात मान रही है, ना कोई रिस्पॉन्स दे रही है, ना बोल रही है, ना बात कर रही है. इवन देन द पेरेंट कंटिन्यूज. पेरेंट को पता है कि वो उससे बात नहीं कर रही है और परे परे है, दूर दूर है उनसे. तो पेरेंट इसी बात पे फिर से अमेंडा को डांट देता है. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा. सल्किंग मीन्स टू बी साइलेंट, दूर दूर रहना, ना बात करनी, ना बोलना. इसी बात पे अमेंडा को फिर से डांट पड़ी. यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि तुम तो इतनी मूडी हो, पता नहीं चलता क्या तुम्हारे दिमाग में, खुद को समझती क्या हो. अब प्रॉब्लम जो पेरेंट की है ना, वो लाइन नंबर 24 में आई है. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे हिसाब से. एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा. पेरेंट को ये प्रॉब्लम नहीं है कि अमेंडा इज सल्किंग, मतलब कि चुप चुप है, कि वो मूडी है, कि वो उनकी बात नहीं मानती. पेरेंट की प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटती हूँ, इसलिए तुम ऐसे बदतमीज़ हो गई हो और तुमने मुझे प्यार करना छोड़ दिया. अब इस पर्सनल इशू की वजह से पेरेंट कंटिन्यूज टू nag at her even if she gives no response. She is told to stop being quiet rather than being motivated to open up. उसको ये नहीं बोलते पेरेंट कि बेटा प्लीज़ हमें बताओ क्या हुआ है, अच्छा थोड़ी बात तो करो हमसे, कुछ तो बताओ. बच्चे को टाइम देना चाहिए. 10 दिन अगर आप बच्चा को थोड़ा घर गंदा कर भी देगा, आपकी बात नहीं भी मानेगा, चॉकलेट्स खा भी लेगा, तो क्या हो जाएगा. शायद 11th डे बच्चा आपसे बात करने लग जाए, खुश हो जाए. द पेरेंट कंटिन्यूज टू कंप्लेन. एंड इफ़ यू नोटिस, हु इज़ बिहेविंग लाइक एन इमेच्योर चाइल्ड? बारी बारी एक ही गलती कौन कर रहा है, अमेंडा या पेरेंट? पेरेंट इज़ नॉट रेडी टू चेंज. यहाँ पे रिजिडिटी अमेंडा के पास नहीं है, कि उसमें नहीं है. इमेच्योरिटी पेरेंट शो कर रहा है. देयर इज़ लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी. अपनी एज का रोल कौन प्ले नहीं कर रहा? पेरेंट. इमोशनल स्टेबिलिटी मिसिंग है पेरेंट में. इसी वजह से पेरेंट उसको डांटता है हर बारी, और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ठीक तरह बिहेव करो ताकि लोग मुझे गलत ना समझें. दिस इज़ कॉन्ट्ररी टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन, टू एनीवन्स एक्सपेक्टेशन. हम नहीं सोच सकते कि पेरेंट्स ऐसा करेंगे. राइट फ्रॉम द बिगनिंग वी फाइंड अमेंडा क्वाइट, टॉकिंग टू हर सेल्फ, and she has never spoken back. She has never lashed out at the parent. She is quiet. Whatever she wants to speak, she is just thinking it. She is not speaking it out. But the parent continues to mindlessly snub her for everything, for everything. Most importantly, the parent is more concerned about his or her own image in society, because the parent wants to prove that he or she has been a successful parent. पेरेंट्स में ना ये बड़ा कंपटीशन होता है. अरे आपके बच्चे तो बड़े डिसिप्लिन्ड है, कैसे टैकल करते हो इनको? आई एम टेलिंग यू एज अ पेरेंट, ये होता है. अरे आपके बच्चे, उसके बच्चे देखें कितने शरारती हैं, उसके बच्चे देखें कैसे करते हैं, अरे उसके बच्चे देखें कितने इंटेलिजेंट हैं,
कितने ब्रेनी हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं। मतलब कि पेरेंट्स एक्चुअली हैव अ कंपटीशन, और पिस्ता कौन है इस कंपटीशन में? बच्चे। पेरेंटिंग इज कंसिडर्ड एन आर्ट ऑफ टेमिंग द ऑफस्प्रिंग। इस लाइन को ज़रूर देखना। पेरेंटिंग को सोचा जाता है कि आर्ट है टेमिंग, कंट्रोल करना, काबू में करना अपने बच्चे को। ऑफस्प्रिंग एक मतलब कि अपने जैसा, अपने जैसा बच्चा। दैन बिल्डिंग अ बॉन्ड विद वंस ओन चाइल्ड। उसको अपने बच्चे को बच्चा नहीं समझते, उसके साथ बॉन्ड ही बनाते। मेरे ख्याल से ये लास्ट की 2-3 लाइन्स हैं, आप इसको लर्न करो, ये आपको थीम लिखने में हेल्प करेंगी। Why does Amanda's parent nag her so much? Why? Because she expects that he or she expects Amanda to behave perfectly well so that her or his own image in the society is not let down. Let's quickly wind up. आपको थीम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इस पोएम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पेरेंट वर्सेस चिल्ड्रन का जो इशू है, देयर इज़ अ गैप इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये पोएम उस बारे में बात करती है। चाइल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? चाइल्ड के अपने स्ट्रगल्स हैं, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो कोप अप नहीं कर पा रहा, उसको लगता है कि उसको ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए। आप सब ने प्यूबर्टी वाला चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा होगा। टीनेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल ऑल्सो। सोशल क्यों? सबको सोचते हैं कि आप तो बड़े हो गए, आप ग्रोन अप हो, आप समझदार हो गए, आप हो भी जाते हो, लेकिन आप एक अडल्ट जितने ग्रोन अप नहीं हो, आप उतने समझदार नहीं हो। ये बात आपको फिर आपके ऊपर डाली जाती है। देर आर सो मैनी ऑब्सक्योर थॉट्स, मन में बहुत बातें आती हैं। क्यों? क्योंकि आप ये भी करना चाहते हो, आप वो भी करना चाहते हो, आप कभी सिंगर भी बनना चाहते हो, तो आप कभी डॉक्टर भी बनना चाहते हो। आपको इन मल्टीपल चैलेंजेस के साथ डील नहीं करना आ रहा होता, और पेरेंट्स इस बात को उस टाइम नहीं समझते, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स जब उनके बच्चे टीनेजर्स होते हैं, वो अपने करियर में पीक पे होते हैं, जहाँ पे उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे वो खुद भी अपना पिछले 10-15 या 20 साल का जो करियर में अपनी एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, उसको अचीव कर चुके होते हैं। तो उस एज ग्रुप में पेरेंट्स का वो प्राइम टाइम है अपने करियर में या अपनी लाइफ में, बच्चों का वो प्राइम टाइम है, उनके लॉट्स ऑफ अपहीवल्स होते हैं, इमोशनल अपहीवल्स होते हैं। इस वजह से एक पेरेंट चाइल्ड गैप आ जाता है। आपको एक जल्दी से एक एग्जांपल दूंगी। संजू मूवी में संजय दत्त नरेट करता है कि एक मुन्ना भाई MBBS में उसने अपने फादर को हग किया था, जहाँ पे उसके फादर ने डायलॉग बोलना था कि तुम अपने माँ के इतनी बारी गले मिल जाते हो, मेरे साथ तो कभी गले मिले ही नहीं आके। और उस मूवी के सीन में जब वो अपने फादर को हग करते हैं, मुन्ना भाई MBBS मूवी के सीन में, उसके बाद वो कितने मिनट्स तक अपने फादर के साथ गले लग के रोए, क्योंकि इन रियल लाइफ ऑल्सो ही हैड नॉट हग्ड हिज फादर फॉर सो मैनी डेकेड्स। दिस इज़ वेयर ये जो पेरेंट चाइल्ड गैप होता है यहाँ शुरू होता है, एंड इट गोज़ ऑन गेटिंग एक्सटेंडेड। इसको कौन कंट्रोल कर सकता है? पेरेंट्स प्लीज़, दे शुड नॉट एक्सपेक्ट children to take control of the situation. They will have to take control of the situation and they will have to find out ways. अब मैं पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ूँ। पेरेंट्स किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं अपने किसी ना किसी स्ट्रेसफुल रीजंस की वजह से। पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि जो गलतियाँ हमने करी हैं अपने बचपन में, वो गलतियाँ हमारे बच्चे ना करें। इस वजह से उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से बढ़ जाती हैं, वो डोमिनेट करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा एक्सपीरियंस अपने बच्चों से ज़्यादा है। लेकिन बच्चे नहीं सुन पाते, क्योंकि बच्चों को जब तक खुद ठोकर नहीं खाएंगे वो कैसे समझेंगे, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो डोमिनेटिंग और अक्सम पेरेंट्स हो जाते हैं। दे आर कंसर्न मोर अबाउट देयर ओन इमेज इन सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी है ही ऐसे। वी डू नॉट टेक प्राइड इन आर फॉल्ट्स, वी डू नॉट टेक, बिकॉज हमारी सोसाइटी में होता ही ऐसे है। वी आर, इट इज़ सो ईजी, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, लोगों ने नुक्स निकालना ही है। सो वाई नॉट एटलीस्ट लेट योर चाइल्ड बी हैप्पी। We need to develop more understanding of each other's point of view. We need to give each other more respect, freedom and space. और ये बात सिर्फ adult relationships में नहीं होती, सबसे पहले बात अपने घर में लागू होती है। It is implicable for parents to give respect, freedom and space to their own children. And if they can do that to their own children, they would deserve respect, freedom and space from adults around them, and their children will learn to give respect, freedom and space to anybody around them throughout their life if they are given this when they are small.
वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो हम उनको सिखाएंगे, उनके साथ करेंगे, कल को वही वो हमारे साथ करेंगे, कल को एक दूसरे के साथ करेंगे. दे विल नॉट बी सक्सेसफुल इन देयर ओन सोशल रिलेशनशिप्स. This is where crisis begins. So we come to the end of the video. I hope you liked it. It was more of a, because this topic is very close to my heart, so I have dealt it in that way. I really wish and I really pray that there is no parent child gap ever anywhere in the world, and that all children, they love their parents in the best possible way, and the parents, they become the best parents, at least the best parents for their children in life. If nothing else, it's all right if nothing else. So that was all. So that was all for the poem Amanda. Do read this poem properly. Mark all what has been told to you in this video in your books, and you can prepare well. Keep excelling in English. All the best.